हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का। आज हम लोग बात करने वाले हैं विज्ञान बोर्ड के पेपर के बारे में। जी हां दोस्तों, आज हम लोग विस्तृत उत्तरीय और लघु उत्तरीय प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो अंत तक देखते हैं तो 100% श्योरिटी है कि आपकी सारी टेंशन दूर हो जाएगी और आप 70 में से 70 नंबर्स लेके आने वाले हैं। जी हां दोस्तों, इसमें मैं ऐसे 10 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं जो कि 100% पेपर में आते ही आते हैं, प्रतिवर्ष आते हैं। दोस्तों, अगर आप वीडियो अंत तक देखेंगे तो पूरा पेपर में छाप के आ जाएंगे। दोस्तों, आपको कहीं पे भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए कितने जबरदस्त क्वेश्चन लेकर के आया हूं। देखिए, एक ऐसा क्वेश्चन जो इतने वर्षों पूछा जाता है, लेकिन हम अज्ञानता की वजह से पढ़ाई कर हमें कौन सा क्वेश्चन तैयार करना चाहिए, लेकिन हम करते कौन सा क्वेश्चन है। बचे हुए समय को यूज करने के लिए दोस्तों आप वीडियो अंत तक देखिए, और अगर जो भी जितने क्वेश्चन हम बता रहे हैं अगर इसको आप तैयार कर लेते हैं तो आपको 80 से 90% कहीं नहीं गया है, अगर आप बिल्कुल भी तैयारी नहीं किए हैं तो भी। ठीक है, और अगर अभी चैनल के पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा दोस्तों, क्योंकि इसी तरीके से हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको एग्जाम्स के रिलेटेड लेकर के आते रहते हैं। ठीक है, और वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के पास शेयर कर दीजिए। आइए देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, आपको नोट करना है सभी क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नोट करिए और इसको अपने गाइड से लिख करके बुक से पूरे तैयार कर लीजिए। जो क्वेश्चन हम देने वाले हैं वो 100% ऐसे क्वेश्चन है जो पर ईयर रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, मेंडल के आनुवंशिकता के नियमों की विवेचना कीजिए। जी हां दोस्तों, इस क्वेश्चन को और कितनी तरीकों से पूछा जाता है सभी आपके सामने है। देखिए, मेंडल के वंशागति के नियमों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए, या मेंडल के प्रभाविकता नियम प्रथम नियम से आप क्या समझते हैं स्पष्ट कीजिए। सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में है। यदि शुद्ध, देखिए यदि शुद्ध लंबा एवं शुद्ध बौना पौधा के मध्य संकरण हो तो F1 पीढ़ी में किस प्रकार के वंशज प्राप्त होंगे दोस्तों। या फिर इसी क्वेश्चन को इस तरीके से भी पूछा जा सकता है, मेंडल के पृथक्करण नियम को उपयुक्त उदाहरण सही समझाइए। शुद्ध लंबे और शुद्ध बौने पौधों के बीज एक संकर संस्करण का वर्णन कीजिए दोस्तों। इसके बाद देखिए यहाँ पे दिया गया है इस क्वेश्चन में, शुद्ध लंबे और बौने पौधे के संकरण कराने पर प्रथम पीढ़ी से कैसे पौधे प्राप्त होंगे, यह मेंडल के किस नियम के अंतर्गत स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को, मेंडल की आनुवंशिकता के नियम क्या हैं, गोल झुर्रीदार तथा पीले एवं हरे मटर के बीजों और लक्षणों के आधार पर उनके वंशागति नियमों के चित्र का सहायता से स्पष्ट कीजिए। तो ये भी लॉन्ग टाइप क्वेश्चंस आता है। या फिर इसी क्वेश्चन को और किस तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए मेंडल के नियमों की एक एक करके उदाहरण सहित व्याख्या कीजिए, या फिर मेंडल के प्रयोगों के आधार पर प्रभावी और अप्रभावी लक्षणों को समझाइए। दोस्तों, अगर एक बार आपको इस क्वेश्चन को तैयार करते हैं तो आपको 6 नंबर देके क्वेश्चन जाएगा। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, याद कर लीजिए। इस क्वेश्चन को आपको बुक से या गाइड से, सीरीज से आपको इसको पूरा 100% तैयार कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं हम। एथिल अल्कोहल के निर्माण की प्रमुख विधियों का रासायनिक समीकरण देते हुए संक्षिप्त विवरण कीजिए। इनकी प्रथम हैलोजन अम्ल या दूसरा सांद्रण सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ 170 डिग्री ताप पर क्या प्रतिक्रिया होगी, ये दोस्तों आपको तैयार करना है। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को देखिए कितने तरीकों से कितने वर्षों में पूछा गया है। एथिल से एथिलीन अल्कोहल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण दीजिए, या फिर एथिल अल्कोहल के 2 रासायनिक गुणों को लिखिए, या फिर स्टार्च से एथिल अल्कोहल के औद्योगिक निर्माण विधि का वर्णन कीजिए, रासायनिक अभिक्रिया के समीकरण भी लिखिए, या फिर किंडवन द्वारा एथेनॉल के निर्माण पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या फिर दोस्तों इसी क्वेश्चन को इस तरीके से पूछ सकता है, एथिल अल्कोहल की 4 रासायनिक अभिक्रियाओं के समीकरण लिखिए, या फिर एथिल अल्कोहल के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए। तो दोस्तों ये क्वेश्चन देखिए आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कितने वर्षों में पूछा गया है। ठीक है, तो अब आप अपने मन से सोच लीजिए कि अगर इतने वर्षों में आया है तो इस बार भी ये क्वेश्चन आने की 100% श्योरिटी है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन आपको नोट करते रहने हैं क्योंकि सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। देखिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस किसे कहते हैं, इसे बनाने की विधि और गुण का उपयोगिता बताइए। ठीक है, या फिर इसी क्वेश्चन को कैसे पूछा जा सकता है, देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है, या फिर जिप्सम से प्लास्टर ऑफ पेरिस कैसे बनाएंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि एवं एक उपयोग को आवश्यक रासायनिक समीकरण देते हुए लिखिए। ठीक है दोस्तों, या फिर इसको हम देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की एक विधि लिखिए और इसकी जल के साथ रासायनिक अभिक्रिया लिखिए, या तो प्लास्टर ऑफ पेरिस के एक रासायनिक गुणधर्म का समीकरण लिखिए।
प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाने की विधि तथा उपयोग लिखिए। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र लिखिए। इसके जिप्सम कैसे प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, यही एक ही सवाल है, लेकिन इतने तरीकों से पूछा जाता है जिससे स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं और उनको वो क्वेश्चन छोड़ के चले आते हैं। लेकिन आपको अगर एक बार आप इसको तैयार कर लेते हैं तो चाहे जैसे पूछा जाएगा इस क्वेश्चन को आप आसानी से करके आ जाएंगे। इसलिए हम आपको बता रहे हैं कि कितनी तरीकों से कैसे पूछा जाता है क्वेश्चन, ये आपको बहुत ही मेन आपको यही याद रखना है। ठीक है, देखिए एल्केन, एल्कीन तथा एल्काइन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर समझाइए। या संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से क्या अंतर है, उदाहरण द्वारा स्पष्ट कीजिए। या फिर इसी क्वेश्चन को देखिए, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। या संतृप्त तथा असंतृप्त हाइड्रोकार्बन से आप क्या समझते हैं, उदाहरण द्वारा स्पष्ट करें। हाइड्रोकार्बन का वर्गीकरण पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। संतृप्त तथा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक पर टिप्पणी लिखिए। दोस्तों ये क्वेश्चन चार जो इतनी तरीकों से पूछा जाएगा और यहाँ पे आपके सामने देख सकते हैं कि कितने वर्षों में कब कब ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप अनुमान लगा लीजिए कि इस बार भी इस क्वेश्चन के आने की संभावना है। ठीक है, आप देखिए क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, एथेनॉल से एथेनाइक अम्ल बनाने की विधि बताइए। एथेनाइक अम्ल की निम्न के साथ के अभिक्रिया लिखिए। 2 दिया है, यहाँ पे 3 दिया है, एक सोडियम NaS और दूसरा जो है NaSCO3 के साथ, और जो तीसरा है सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में एथेनिल एल्कोहल के साथ। ठीक है, इतनी इसके साथ साथ इसके हमें अभिक्रिया बताना है, या फिर इसी क्वेश्चन को इतने और तरीकों से पूछा जा सकता है। आप पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर दिमाग में रहेगा तो यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से पूछेगा तो आप आसानी से उसको हल कर पाएंगे बच्चों। देखिए, या एसिटिक अम्ल बनाने की किसी एक विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। इसके 3 प्रमुख रासायनिक गुण भी लिखिए। ठीक है, या एथिल एल्कोहल से एसिटिक अम्ल बनाने की विधि का रासायनिक समीकरण लिखिए। या एथेनॉल की ऑक्सीकरण अभिक्रिया का समीकरण लिखिए। एथेनॉल अम्ल के बनाने की एक विधि तथा 3 रासायनिक गुणधर्मों के रासायनिक समीकरण लिखिए। बच्चों इतने तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेंशन हो रहा है कौन कौन से वर्ष में पूछा गया है। तो इस क्वेश्चन को आपको 100% तैयार करना है। ठीक है, लिख करके समझ करके इसको आप तैयार कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, बीज रहित पौधों में जनन क्रिया किस विधि द्वारा होती है, उदाहरण भी दीजिए। या पौधों में कायिक प्रजनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। कायिक प्रजनन किसे कहते हैं, इसे द्वारा इन विधियों का एक उदाहरण दीजिए। या कायिक जनन किसे कहते हैं, पौधों में इस विधि से क्या लाभ है। पादपों में अलैंगिक जनन की संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो बच्चों देखिए ये क्वेश्चन कितने वर्ष पूछा गया है, इतने वर्ष पूछा गया है। हो सकता है देखिए कम समय में स्मार्ट वर्क करना है आप लोगों को। दोस्तों स्मार्ट तरीके से अगर आप पढ़ेंगे तभी अच्छे नंबर्स गेन कर सकते हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, बस क्वेश्चन जितने हम बताते जा रहे हैं सबको बैठ करके वीडियो तरीके से प्रिपेयर कर लेना है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो क्या है बच्चों, निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन को स्पष्ट कीजिए तथा निषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। ये 2017 और 20 में पूछा गया प्रश्न है। इसके बाद देखिए क्या है, या निषेचन किसे कहते हैं, द्विनिषेचन और द्विनिषेचनोपरांत पुष्प में होने वाले परिवर्तन को समझाइए। पुष्प वाले पादपों में निषेचन क्रिया का सचित्र वर्णन कीजिए। या द्विनिषेचन पर टिप्पणी लिखिए। या पुष्प में निषेचन क्रिया के प्रदर्शित करने हेतु स्त्री केसर की देखिए स्त्री केसर की लंबकाट का एक नामांकित चित्र बनाइए। देखिए आपको अगर चित्र देख लेना है और ज्यादातर इसकी थ्योरी याद कर लेनी है। अगर किसी भी तरीके से आपको रिलेटेड क्वेश्चंस आता है तो आपको उसको ध्यान से पूरा हल करके आ जाना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, ओम का नियम क्या है बच्चों, इसे सत्यापन के लिए आवश्यक प्रयोग का वर्णन परिपथ आरेख खींचकर कीजिए। या ओम के नियम की व्याख्या कीजिए, प्रतिरोध का मात्रक भी बताइए। ओम का नियम क्या है, ओम का नियम क्या है, वैद्युत परिपथ में इसकी सहायता सत्यापित कैसे करते हैं। या फिर ओम के नियम लिखिए, इसके आधार पर एक ओम को परिभाषित कीजिए। बच्चों देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए आपको दीर्घ उत्तरी में तो नहीं, विस्तृत में नहीं आएगा, लेकिन हाँ 2 नंबर में या फिर 4 नंबर के क्वेश्चन में इसको पूछा जा सकता है। आपको विधिवत इसको तैयार कर लेना है और किस तरीके से लिखना है हेडिंग वाइज आपको विधिवत इसको अपने ध्यान में रख लेना है, क्योंकि वहां पे जाने के बाद क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बैठने के बाद भूलना नहीं चाहिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 क्या है, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए। या प्रेरित विद्युत धारा की दिशा ज्ञात करने के संबंध में फ्लेमिंग का नियम लिखिए। ठीक है, या फिर देखिए फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियमों की व्याख्या कीजिए। प्रेरित धारा की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है बच्चों। या फिर प्रेरण के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम
फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम लिखिए तथा प्रेरित विद्युत वाहक बल का सूत्र भी लिखिए। और जो इसको और किसी तरीके से पूछा जा सकता है, देखिए फैराडे के विद्युत प्रेरण नियम को फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम भी कहा जाता है, तो इस तरीके से भी ये पूछा जा सकता है। या फिर फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधित नियमों को लिखिए। या फिर किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारावाही चालक पर लगने वाले बल की दिशा ज्ञात करने के नियम लिखिए। ठीक है बच्चों, अब आप लोगों के सामने है कि ये क्वेश्चन कितनी तरीकों से पूछा गया है और कौन कौन से वर्षों में पूछा गया है। आप लोग अब अगर नहीं याद करते हैं, नहीं तैयारी करते हैं, नंबर कम आता है, तो बच्चों आपकी गलती है। इस क्वेश्चंस को ये जो क्वेश्चंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पर प्रतिवर्ष रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। हम लोग अज्ञानता से कोई और चीजें तैयार करते हैं जो कि एग्जाम्स में क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है। निम्नांकित आरेख खींचकर किसी विद्युत जनित्र का मूल सिद्धांत तथा कार्यविधि स्पष्ट कीजिए। इसमें ब्रूस का क्या कार्य है यह भी हमें बताना है। ठीक है, प्रत्यावर्ती धारा जनित्र का सिद्धांत, रचनात्मक एवं कार्यविधि समझाइए। या फिर चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर आधारित एक डायनमो सचित्र कार्यविधि समझाइए। डायनमो क्या है, विद्युत जनित्र किस सिद्धांत पर कार्य करता है, नामांकित चित्र बनाकर इसकी कार्यविधि को समझाइए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 देखिए 2013, यहाँ पे देख रहे हैं आप लोग कितने वर्षों में पूछा गया है। 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। ठीक है, तो 21, 22 नहीं है, तो हो सकता है कि इस वर्ष ये क्वेश्चन पूछा जाए, तो इसलिए आपको इस क्वेश्चन को पूरा विधिवत तैयार कर लेना है। ठीक है बच्चों, अगर आप ये 10 क्वेश्चन तैयार करते हैं तो आपके नंबर्स बढ़ने के चांसेस 100% श्योर है। और आप लोग एक चीज नोट रखिएगा, सारे क्वेश्चन आने वाले हैं बोर्ड के पेपर में। इन 10 क्वेश्चन में आप लोगों के लघु उत्तरी और दीर्घ विस्तृत उत्तरी और लघु उत्तरी जितने क्वेश्चन होंगे सब इसी 10 क्वेश्चनों में से आएंगे। तो 10 क्वेश्चन आप पूरा लिखिए और विधिवत तरीके से सभी क्वेश्चन को क्या कर लीजिए, याद कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा जहां पे आपको दिक्कत है, जिस सब्जेक्ट में क्या प्रॉब्लम है, और चैनल को बिना सब्सक्राइब करे हुए मत जाइएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।